दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं या फिर मैं कहूँ जो आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड, जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिट से, जो कि बायोलॉजी चैप्टर का क्लास 11 से सबसे पहली यूनिट है और उस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। आज हम उस चैप्टर को करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आती है, लेक्चर अगर आपको पसंद आता है, आपके कुछ समझ में आया लेक्चर में, तो कमेंट करना देखने के बाद, और लाइक तो यार कर ही देना, है ना। और सब्सक्राइब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लेक्चर समझ में आता है या आपको कुछ समझ में आता है इस वीडियो से, तो जो मैं आने वाली वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो आने वाले वीडियोस जो लेक्चर के ऊपर बनाने वाला हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स के ऊपर बनाने वाला हूँ, जो कि फिज़िक्स से भी रिलेटेड होगा, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होगा, और हालांकि ये बायोलॉजी तो मैं कर ही रहा हूँ। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूर पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपको सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है, वहाँ पे बेल का जो आइकन आता है उसको प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन से, ईमेल के थ्रू कि मेरे चैनल पर कोई एक नई वीडियो ऐड हुई है। ठीक है ना। तो जो चैप्टर है हमारा, यूनिट है चैप्टर और यूनिट जो है, आज हम उसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर हमारी जो यूनिट है बायोलॉजी से, वह है पहली जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जो पहला चैप्टर है इस यूनिट में वो है द लिविंग वर्ल्ड, जो कि आज हम पहले करने वाले हैं इस चैप्टर को, द लिविंग वर्ल्ड। एंड सेकेंड चैप्टर जो है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड है वो है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट फ्रॉम दिस यूनिट इज एनिमल किंगडम। ओके, एनिमल किंगडम। ऑलराइट, तो आज जो हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड। हालांकि इस यूनिट में जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें 4 चैप्टर्स हैं, जो कि ये पहला द लिविंग वर्ल्ड, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है आपका प्लांट किंगडम, एंड फोर्थ इज एनिमल किंगडम। तो आज जो हम लोग करेंगे वो है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना, द लिविंग वर्ल्ड। तो बाकी इन 3 चैप्टर्स को हम लोग रब कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी हेडिंग डाल लेते हैं यार चैप्टर की, कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आज, द लिविंग वर्ल्ड। ऑलराइट दोस्तों, जब भी हम कभी इस चैप्टर को पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड, तो इस चैप्टर की शुरुआत में ये क्वेश्चन दे रखा होता है कि यार व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। ठीक है ना। अब आप लोग एक बात बताओ कि आपने अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ, अपने जितनी आपकी सराउंडिंग है, सराउंडिंग एरियाज हैं आपका, या फिर आपने देखा ही है अपने आसपास कि तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है ना। तो यार लिविंग थिंग्स को आप लोग कैसे कैटेगराइज करते हो? जब कोई लिविंग चीज़ आप देखते हो तो आप कैसे कैटेगराइज करते हो? उसमें आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक चीज़ बैठा ली है कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, मूव करते हैं, इधर से उधर चलते हैं, लेकिन पेड़ तो मूव नहीं करते ना, लेकिन फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है जिसकी वजह से वो लिविंग कहलाता है। ठीक है ना, प्लांट। लेकिन उसके अलावा आपने क्या देखा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से?
कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज़ को। अगर कोई एक्शन है तो उसका एक्शन वो वापस रिप्ले करेंगे उसको, मतलब कि अगर हम उनको कोई बात करेंगे तो वो हमें भी जवाब देंगे, वो चीज़ हो गया रेस्पॉन्ड। तो वो रेस्पॉन्ड करते हैं एक्शन के। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने एक क्या कह सकते हैं उसको, कि एक छोटा हम लोगों ने अपने माइंड में एक ये चीज़ बना ली है कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ होती है। तो कुछ इसी तरह से जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफाइनिंग फीचर्स हैं बायोलॉजिस्ट के थ्रू दिए गए, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वो फीचर, पहला जो फीचर है या फिर हम कह लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या है हम लोग उसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फीचर्स, पहला जो फीचर दिया गया था बायोलॉजिस्ट के थ्रू वो ये दिया गया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक दिया था वो उन्होंने दिया था रिप्रोडक्शन का, ठीक है, रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो उन्होंने दिया था वो ये दिया था कि मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उनमें, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फोर्थ जो दिया था वो ये दिया था कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ओके ना। और जो फिफ्थ है हमारा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फिफ्थ की बात करें हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों अब जो सबसे पहला ये जो हमने फीचर्स पढ़े वो है ग्रोथ का, फिर है रिप्रोडक्शन का, मेटाबॉलिज्म का, सेलुलर स्ट्रक्चर का, कॉन्शियसनेस का। ये होते तो बहुत सारे हैं फीचर, लेकिन जो मेन 5 हैं अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए तो मेन 5 आप ये लिख दीजिए, इनको डिफाइन कर दीजिए, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स की बात करते हैं। तो देखो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ना, डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हम इसको। कैसे कि देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, नॉट डिफाइनिंग फीचर, इट्स नॉट डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ना। और ये जो 3 हैं आपके, ये ठीक है, तो ये क्या है, इट्स डिफाइनिंग फीचर, इट्स डिफाइनिंग फीचर। अब ये जो है ग्रोथ का हमारा और रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर में क्यों रखे गए, किस लिए रखे गए, क्या वजह थी ऐसी जो इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया, नॉट डिफाइनिंग फीचर में रखा गया इसको। तो अभी हम इसको आगे जब फर्दर पढ़ेंगे, इसको अभी बिल्कुल अभी पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में हम लोग, तो मैं बताऊंगा आपको किस लिए रखा गया था इसको। अभी हम इतना कर लिया हमने, अभी मैं इसको रब करने वाला हूँ। ग्रोथ है हमारा, डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसी में। तो ग्रोथ क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ग्रोथ है क्या। ग्रोथ क्या है कि किसी भी चीज़ का साइज में बढ़ना, इंक्रीज इन साइज, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी चीज़ का नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन साइज, या फिर इंक्रीज इन मास, और या फिर इंक्रीज इन इंडिविजुअल, अब यहां पे इंडिविजुअल से मेरा क्या मतलब है, कि इंक्रीज इन इंडिविजुअल से मेरा क्या मतलब है कि ये जो चीज़ है, चलो ये चीज़ तो आपको इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएगी, लेकिन इंक्रीज इन इंडिविजुअल में ग्रोथ किस टाइप की होगी। देखो आपने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखे हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने इंडिविजुअल में ग्रोथ करते हैं, यानी कि उनके लिए ग्रोथ जो है वो इंडिविजुअल में ही बढ़ना है, मतलब कि 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, वो चीज़ उनके लिए ग्रोथ है ना।
अब यहाँ पे अगर अब हमने बात करी इंडिविजुअल की, अब यहाँ पे जो ग्रोथ है इसके कुछ टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स क्या होते हैं यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग। ग्रोथ में जो टाइप्स हैं वो 4 तरह के होते हैं। यहाँ पे देखो आप कि 4 तरह के टाइप्स जो हैं ग्रोथ के, वो क्या है। पहला जो है ग्रोथ जो होगी इंट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ, ठीक है। सेकंड होगी आपकी एक्सट्रिंसिक। थर्ड विल बी ऑफ डिटर्मिनेंट ग्रोथ, और फोर्थ होगी आपकी नॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है। यहां पे हम बात करें इंट्रिंसिक की, अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर से ग्रोथ का मतलब, ठीक है ना। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब हो गया अंदर से। अब अंदर से ग्रोथ कैसे होगी भाई, जब हम लोग फूड का कंजप्शन करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है तो वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट भी तो होता है, उसके जो न्यूट्रिशन है, जैसे फैट एक्यूमुलेशन होता है, तो वो ग्रोथ हो रही है ना अंदर से हमारी। हमें अंदर से ग्रोथ हो रही है, हमारे टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, हमारे टिश्यूज बढ़ रहे हैं, वो ग्रोथ हो रही है, उनमें हमारी हाइट बढ़ रही है, तो वो इंटरनली ग्रोथ हो गई हमारी, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ है इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गई, है ना। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गई, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, अब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किस तरह से होती है यार। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का देखो, माउंटेन्स किस तरह से बढ़ते हैं। माउंटेन्स के ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ लेयर्स हो जाती है बहुत सारी। जब माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारी एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि यानी कि इकट्ठा हो जाना। जब कई सारी मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं, सैंड की, सॉइल की, जो भी रॉक्स वगैरह की, तो जब एक्यूमुलेशन हो जाता है उनमें, जब यानी कि लेयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है सैंड, सॉइल, रॉक्स वगैरह की, तो माउंटेन जो है बढ़ जाते हैं। लेकिन वो हो गई एक्सट्रिंसिक। तो क्या माउंटेन क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग है, जो हम लोग उसको ग्रोथ की कैटेगरी में कह सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो उसमें भी हुई, लेकिन वो ही एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इसीलिए ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग फीचर नहीं रखा था, हमने कहा था ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, है ना। यही वजह है कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की वजह से हमने जो है ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा था। लेकिन अगर एग्जाम्स में आ जाए, पूछा जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट, तो यस, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग, ओके। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को देखो, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है ना। अब ये लिमिटेड, डिटर्मिनेंट, लिमिटेड दोनों एक ही बात है। यानी कि जिसमें हमें पता हो कि ग्रोथ कितनी होगी, कितनी हो सकती है ग्रोथ, उसका हम कह सकते हैं लिमिटेड ग्रोथ होगी, तो वो डिटर्मिनेंट ग्रोथ के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब लिमिटेड ग्रोथ यानी डिटर्मिनेंट ग्रोथ किस तरह से होती है, किस किस ऑर्गेनिज्म में होती है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि यार हमारी ग्रोथ जो होगी वो 6 to 5 फीट तक हाइट बढ़ेगी हमारी, ठीक है ना। वेट बढ़ सकता है 100-150 तो यार बहुत ही मोटे इंसान का हो जाता है, लेकिन हमें मालूम है नॉर्मली जो होती है हमारी 60-65, 50 से लेके 60-65, 90, 75 वगैरह तक। तो हमें पता है यार कि इस रेंज में यहाँ तक एक नॉर्मल बात की जाए तो यार इतना वेट हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि हमें पता है डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब नॉन डिटर्मिनेंट का मतलब है यहाँ पे अनलिमिटेड से, ठीक है, अनलिमिटेड से, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब यार पता ही नहीं है हमें कि किसी चीज़ की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी ग्रोथ होगी, ठीक है। अब नॉन डिटर्मिनेंट में यानी अनलिमिटेड ग्रोथ में कौन सी चीज़ ऐसी आएगी, सोचो, एग्जाम्पल अगर समझ में आए तो। देखो, नॉन डिटर्मिनेंट में अनलिमिटेड ग्रोथ है। अनलिमिटेड ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलती है? अनलिमिटेड ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलती है प्लांट्स में, ठीक है ना। एग्जाम्पल है इसका प्लांट्स का, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है कि कोई प्लांट कितना बढ़ सकता है। किसी की तो यार बहुत बहुत हाइट होती है, उनका जो प्लांट्स है ना वो लाइफ टाइम जो है बढ़ते रहते हैं, उनमें ग्रोथ लाइफ टाइम हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना।
अब चलो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के साथ नॉन डिटर्मिनेंट के साथ हम लोगों ने यहाँ पे इस ग्रोथ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे की, जो कि है रिप्रोडक्शन की। लेकिन रिप्रोडक्शन से पहले यार ग्रोथ में एक सवाल आता है बहुत बड़ा कि ग्रोथ होती क्यों है, ठीक है ना, ग्रोथ होती क्यों है। तो वो मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ क्यों होती है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ को यार कंफ्यूज मत होना। अब मैं जो है थर्ड शुरू करूंगा। थर्ड जो पॉइंट था मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ग्रोथ इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब कि ग्रोथ जो है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस की वजह से ही ग्रोथ होती है, ठीक है। अभी थर्ड नंबर पे हम डायरेक्ट कूदते हैं, जो कि है मेटाबॉलिज्म का। और क्वेश्चन था हमारा ग्रोथ क्यों होती है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं आपको ग्रोथ क्यों होती है। देखो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई ग्रोथ अकर्स, व्हाई ग्रोथ अकर्स, यानी कि ग्रोथ क्यों होती है, ठीक है ना। अब ग्रोथ क्यों होती है यार, इसका वजह मैं आपको बताऊं कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की वजह से होती है। मेटाबॉलिज्म जब मैंने आपको फीचर्स लिखवाए थे उसमें लिखा था हमने थर्ड पॉइंट पर मेटाबॉलिज्म का, ठीक है ना। तो वो थर्ड फीचर हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन से पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आ गया ना ग्रोथ में कि व्हाई ग्रोथ अकर्स, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। देखो मेटाबॉलिज्म क्या है कि इट इज़ द केमिकल रिएक्शन विच आर गोइंग इनटू आवर बॉडी। मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं ना, यहाँ तक कि रेस्पिरेशन से लेके डाइजेशन से लेके जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं वो सब मेटाबॉलिज्म है। इट इज़ अ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है ना दो तरह का होता है यार, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है यार, अब इनका मतलब भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि दो तरह की मेटाबॉलिज्म है, जो कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो अब हमें एनाबॉलिज्म का भी समझ लेते हैं कि एनाबॉलिज्म है क्या। देखो एनाबॉलिज्म को हम लोग कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, या फिर और कैटाबॉलिज्म को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म हो गया डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। यानी कि वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जहां पे कंस्ट्रक्शन हो जाए, कंस्ट्रक्ट हो, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। या वो मेटाबॉलिज्म, इसमें कैटाबॉलिज्म के लिए ऐसा मेटाबॉलिज्म जहाँ की डिस्ट्रक्टिव हो, यानी डिस्ट्रक्शन हो, वो चीज़ जो मेटाबॉलिज्म होती है वो होती है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा यार, एनाबॉलिज्म का अगर कंस्ट्रक्टिव देखा जाए तो हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं ना, जो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर है वो कहाँ से आया। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एमिनो एसिड से मिलकर बना है। ये सब आपको बाद में जब आप और लेक्चर्स जब आप पढ़ोगे ना, आगे के जब लेक्चर्स पढ़ेंगे, आगे के जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें एनाबॉलिज्म की, तो एमिनो एसिड इनटू प्रोटीन, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि देखो अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड के बॉन्ड से मिलकर प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। ये आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर है 12th में, वहाँ आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि कैसे हुआ, और पढ़ना चाहो तो अभी पढ़ लेना। कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। तो डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म क्या होती है, यानी कि सिंपल चीज़ को हमने यहाँ पे पढ़ा एनाबॉलिज्म में कि सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब कैटाबॉलिज्म बिल्कुल उसका उल्टा है, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स को ये सिंपल में कर देगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स को ये जो सिंपल में कर देगा, ठीक है। समझ में आ रही बात।
अब बात थी हमारी, क्वेश्चन था व्हाई ग्रोथ अकर्स, ग्रोथ होती क्यों है यार ये बताओ। तो ग्रोथ ये है कि जब भी कभी एनाबॉलिज्म यानी कि कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म ग्रेटर होगा किससे, कैटाबॉलिज्म से। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म अगर डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा होगा तो हम ग्रोथ होगी, तो वो जो है ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो यही है कि एनाबॉलिज्म जो रिएक्शन है हमारी वो कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो हमने यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का पढ़ लिया, वाई ग्रोथ अकर्स के बाद से हमने मेटाबॉलिज्म का ही पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हमारा रिप्रोडक्शन का, सॉरी, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था। रिप्रोडक्शन, या पॉइंट मत डालो, अब रिप्रोडक्शन जो था हमारा फीचर, अब हम उसको पढ़ लेते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन क्या है यार, 9th और 10th में इसकी डेफिनेशन दी जाती है, डेफिनेशन पढ़ते हैं यार हम लोग 9th और 10th में ही, ये क्या होता है रिप्रोडक्शन। आपने ये पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है ना, तो यही डेफिनेशन है अभी भी, यानी कि रिप्रोडक्शन डेफिनेशन बदली नहीं है 11th में भी आके, डेफिनेशन वही है, लेकिन अब हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे अपने, किस तरह से होता है वो पढ़ेंगे यहाँ पे। तो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ताकि जो लाइफ है अर्थ पे वो कंटिन्यू बनी रहे, है ना, इसीलिए तो रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा कि यार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट नहीं होता और फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट नहीं होता, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि जहां पर नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हो और या फिर कहो नो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट, यानी कि यहां पर जब गैमीट बनेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन लाइन बढ़ गई, एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करें तो हेयर यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट होता है। अब ये फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यहाँ पे किस तरह से होता है, ठीक है ना, दरअसल ह्यूमन बीइंग्स के पास या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास, सभी के पास नहीं, जो हायर हैं, यानी हम एनिमल्स नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, सेक्सुअल जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सॉरी, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो गैमीट्स का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है यहाँ पे और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। ठीक है, वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, यानी फर्दर आगे पढ़ेंगे उसको, सबको डिटेल में सब कुछ ये। ठीक है ना, अभी जो है सिर्फ और सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा समझने के लिए है, यहाँ पे फीचर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इतना तो यहाँ सेल्यूलर अच्छा, ये जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है हमारा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
वो सेल से बने हुए हैं। यानी सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं, जिनकी लाइफ जो है अर्थ के ऊपर, एग्जिस्टेंस जो है अर्थ के ऊपर, वो पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ सेल। ठीक है ना। सेल बहुत ही छोटी यूनिट है हमारी बॉडी का। ठीक है ना। अब यहाँ पे सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें हम, यानी जो सेल है उसका एक स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनके सेल का स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे सेल का स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स मिलेंगे। ठीक है ना। यानी कि ऑर्गेनल्स में आपको गोल्गी अपैरेटस मिलेगा, आपको गोल्गी अपैरेटस मिलेगा आपको ह्यूमन बींग्स के लिविंग सेल्स में, और दूसरा मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, और बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब जो है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, जो कि सेल में देखने को मिलेगा हमें, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह लो। ठीक है ना। अब ये हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर बस इतना सही था इसमें। अब हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। देखो यार ये कॉन्शियसनेस क्या है। ठीक है। कॉन्शियसनेस, देखो आपने कॉन्शियसनेस का अगर आप मतलब समझोगे ना तो इस तरह समझो कि कॉन्शियसनेस जो है ना, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने को हम कॉन्शियसनेस कहेंगे। ठीक है। जैसे कि अब गर्मियाँ हैं यार, अभी गर्मियाँ चल रही हैं बहुत। ठीक है। तो गर्मी जो चल रही है, अब आप ये देखो गर्मियों में क्या होता है, हमारी बॉडी से जब गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, वार्मनेस बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि स्वेट निकलना शुरू हो जाता है। स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलना शुरू हो जाता है ना। अब ये हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया किसके अगेंस्ट, गर्मी के अगेंस्ट, है ना। गर्मी के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया तो स्वेट ग्लैंड ने स्वेट निकालना शुरू किया, जिसके थ्रू हमारी बॉडी कूल हो गई। ठीक है। स्वेट निकलने के बाद हमारी बॉडी जो है कूल हो गई। अब कूल हो गई हमारी बॉडी, अब मेंटेन हो गया टेम्परेचर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारा सर्दियों की बात। सर्दियों में क्या होता है कि हमें ठंड लगती है यार, तो हम कांपते हैं। जब हमें कपकपी छूटती है तो हमारी बॉडी जो होती है वाइब्रेट करती है। ठीक है ना। उस वाइब्रेशन से क्या होता है, हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट है, हमें जो ठंड जो लगती है वो कम हो जाती है उस हीट की वजह से, है ना। तो ये चीज़ हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया किसके अगेंस्ट, विंटर के अगेंस्ट। अब पहले गर्मी के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड किया था, तो रेस्पॉन्ड करने के बाद क्या निकला था, स्वेट। लेकिन अब सर्दियों में क्या हुआ, क्या हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया सर्दी के अगेंस्ट, ठंड के अगेंस्ट, तो हमारी बॉडी वाइब्रेट हुई। वाइब्रेट होने के बाद हमारे अंदर एनर्जी निकली, यानी कि हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट होने से क्या हुआ, हमें सर्दी लगना कम हो गई, है ना। तो ये चीज़ थी इसमें। अब कॉन्शियसनेस को एक और तरीके से समझो कि यार देखो कॉन्शियसनेस में अगर आपके सामने शेर आ जाए, हालांकि ये शहर वगैरह में मुश्किल है, लेकिन आप किसी जंगल में जाओ या कहीं जाओ घूमने, ठीक है ना, आप कोई ऐसी जगह जाओ जो सुनसान हो, आप ऐसी जगह जाओ और कोई ऐसा जानवर आ जाए जो कि डेंजर है, वाइल्ड है, तो आप क्या करोगे, आपकी सबसे पहला एक्शन क्या होगा कि यार वहाँ से भागोगे बड़ी तेज़, है ना, भागोगे ना। तो वो चीज़ जो है भागने को आपने कहा भाग गए आप, तो वो जो चीज़ है ना कॉन्शियसनेस की वजह से, यार आप अलर्ट थे, यार हमने वाइल्ड एनिमल देखा, देखने के बाद क्यों पता है यार इससे तो लड़ नहीं सकते, ये तो मार देगा खा जाएगा, तो इस वजह से क्या करोगे, भाग जाओगे वहाँ से। तो वो जो चीज़ है कॉन्शियसनेस हो गई, ठीक है ना। अब कभी कभार ऐसा होता है कि मच्छर आता है आपके शरीर पे, बॉडी पे बैठता है, बैठते ही आपको पता चल जाता है कि यार कहीं ना कहीं बॉडी के किसी पार्ट पे आपके बैठी, तो आपने जो उसको हटा देते हो, उड़ा देते हो या मार देते हो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है उस मच्छर का, मारना है या छोड़ना है। तो क्या करते हो आप लोग, उसको हटा देते हो। तो वो जो चीज़ हुई कॉन्शियसनेस की वजह से हुई, क्योंकि आपकी बॉडी जो कॉन्शियस थी, तो उसकी वजह से जो है आपको अलर्टनेस हुआ, अलर्ट हुए आप, और आपने उस मच्छर को हटा दिया। तो ये चीज़ हो गई हमारी कॉन्शियसनेस, ठीक है ना।
अब यही सब था कॉन्शियसनेस के ऊपर, जो कर लिया हमने कॉन्शियसनेस का। तो अब जो है चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, हालांकि ये टॉपिक ख़त्म हुआ जो कि था व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग से कुछ फीचर्स करे हमने जो कि थे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कॉन्शियसनेस। ये 5 जो थे मेन टॉपिक थे, ठीक है ना। बुक्स में बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 5 मेन टॉपिक्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमने कर लिया आज हमने कॉन्शियसनेस के ऊपर ख़त्म, ठीक है। ये लेक्चर अभी इसमें चैप्टर में बहुत कुछ है आगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर इस लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो या किसी भी के बारे में समझ में नहीं आया हो इस टॉपिक के अगेंस्ट, इस टॉपिक को रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाना, सिंपली वहाँ कमेंट कर देना और मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा वही टॉपिक की डिमांड हुई या वही चीज़ जो समझ में नहीं आई, अगर उसकी चीज़ की डिमांड हुई तो मैं उस टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने लेकर आऊँगा, आपको समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आता फिर बताना, मैं फिर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो मेरा मोटिव जो है ना यार, थोड़ा समझाने के ऊपर है, ठीक है ना। मैं समझाना चाहता हूँ यार कि रट्टा मत मारो यार, समझो क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं वही चीज़ करना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताना, मैं आपको अगेन और वीडियो बनाता जाऊँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो देखने के लिए यार आपको सब्सक्राइब तो करना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है ना। तो यार सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, लिंक नीचे है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो यहाँ पे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबा देना, जिससे कि अगर मैं कोई लेक्चर वीडियो डालूंगा, लेक्चर वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले उस चीज़ का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।